करते हैं। कौन सी पत्रिका केंद्रीय हिंदी संस्थान की नहीं है? और मैं आपको फिर से बता दूं, इस तरीके से आपको तैयार करके भेज रहा हूं इस बार कि पेपर किसी भी तरह से आए तुम लोगों को लगेगा ही नहीं कि पेपर इतना इजी भी होता है। तुम सबसे बेस्ट तैयारी करके जा रहे हो, हर टफ से टफ, अलग अलग जितनी भी चीजें हो सकती हैं सबको पढ़ के पेपर तो तुम्हें बहुत आसान लगेगा। चलिए, कौन सी पत्रिका केंद्रीय हिंदी संस्थान? देखिए, जो केंद्रीय हिंदी संस्थान है यह भी साथ ही शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करता है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में इसकी स्थापना की गई है सन 1960 में। है कहां पर? 1960 में इसकी स्थापना, और यह आगरा शहर में स्थित है। गवेषणा भी इसकी मैगजीन होती है, साथी गवेषणा इसकी मैगजीन होती है। शैक्षिक उन्मेष इसकी मैगजीन होती है। प्रवासी जगत भी इसकी मैगजीन होती है। प्रवासी जगत भी इसकी मैगजीन होती है। भावक भी इसकी एक मैगजीन होती है। ये सारी इसकी मैगजीन होती है, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा। लेकिन जो साहित्यमाला है, भाषा, वार्षिकी और साहित्यमाला, भाषा, वार्षिकी और साहित्यमाला, ये अच्छे से याद रखिएगा, केंद्रीय हिंदी निदेशालय की मैगजीन है। ये किसकी मैगजीन है? केंद्रीय हिंदी निदेशालय नामक संस्था की मैगजीन है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय, यह संस्था नई दिल्ली 1960 में खुली। तो भाषा, वार्षिकी, साहित्यमाला, ये तीनों केंद्रीय हिंदी निदेशालय की है, जबकि गवेषणा, शैक्षिक उन्मेष, भावक, प्रवासी जगत, ये केंद्रीय हिंदी संस्थान की है। तो पहले का उत्तर क्या गया? भी आपका बिल्कुल सही है। हिंदी भाषा का प्रथम प्रामाणिक ग्रंथ कौन सा है? हिंदी भाषा का पहला प्रामाणिक ग्रंथ आपसे पूछे साथी, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछ ले आपसे, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य पूछ ले। आपसे पूछ ले साथी, राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? देखिए, मैं फिर से कह रहा हूं कि जो मैंने वो साहित्य वाली क्लास करवाई थी, 2 से 3 बार रिवीजन कर लेना, साहित्य का कोई क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा। एक हिंदी की फुल मैराथन 12 घंटे की 11 तारीख को भी लेकर आ रहा हूं, केवल क्वेश्चंस वाली, उससे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। 33, 32, 33, 34 क्वेश्चन सीधे वहीं से। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? अब बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं, सर आधे घंटे में कुछ ऐसा सौदा दे दो पेपर फाड़ाऊं, तो जो 4-5 घंटे दिमाग मारा है वो पागल आदमी है। फिर इसलिए मैंने पहले आपको थ्योरी दे दी थी क्वेश्चन के माध्यम से कि आप लोग बार बार रिवाइज करते रहे, थोड़े बहुत भी आप समझदार स्टूडेंट रहे तो इस बार कोई आपका सानी नहीं है। देखिए, सस्सई रामलला नेहचू, पृथ्वीराज रासो, आल्हा उदल, प्रमाणिक रचना की बात हो रही है। पृथ्वीराज रासो चंद बरदई के द्वारा, पृथ्वीराज रासो चंद बरदई के द्वारा। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के द्वारा, प्रिय प्रवास, प्रिय प्रवास, ये किसका है? ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी द्वारा रचित है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सर हपा को माना है। किसे माना है? सर हपा को माना है। दूसरे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। कौन सी भाषा संस्कृत की अपभ्रंश है? अर्थात संस्कृत से परिवर्तित होकर बनी है, संस्कृत से परिवर्तन में होकर या परिवर्तित होकर यह भाषा बनी है। तो आप हिंदी का विकास क्रम जानते हैं, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत के बाद में पाली जिसको प्रथम देश भाषा भी कहते, प्रथम प्राकृत भी कहते, फिर प्राकृत, फिर साथ ही अपभ्रंश, फिर हमारी हिंदी आ जाती है जिसमें पहले प्राचीन हिंदी, फिर मध्यकालीन हिंदी और फिर आधुनिक हिंदी। तो संस्कृत से भटककर पाली बनी, पाली का अपभ्रंश क्या बनी? प्राकृत, प्राकृत का अपभ्रंश। अगर हम लोग हिंदी की आदि जननी पूछे, हिंदी की आदि जननी, तो याद रखिएगा संस्कृत हिंदी की आदि जननी है। संस्कृत हिंदी की कैसी है? हिंदी की आदि जननी है। तीसरे का उत्तर संस्कृत की अपभ्रंश पाली, जिसको बुद्ध भाषा भी कहते हैं। भगवान गौतम बुद्ध जी ने अधिकतर उपदेश इसी भाषा में दिए, अधिकतर बौद्ध धर्म का साहित्य भी पाली भाषा में। इसको प्रथम देश भाषा, प्रथम प्राकृत भी कहते हैं। तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है, संस्कृत की अपभ्रंश पूछा है तो संस्कृत से परिवर्तित होकर कौन सी बनी? पाली बनी। तो तीसरे का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। चौथे पर आ जाते हैं। समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती, आनंद अखंड घना था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? आपको किस प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई? आपको किस प्रकार के आनंद की अनुभूति हुई? इन पंक्तियों को पढ़ के आपके मन में किस प्रकार के स्थायी भाव जगे? इन पंक्तियों ने आपके मन में कौन सा स्थायी भाव जगाया? बहुत ध्यान से सोच समझकर उत्तर देना। ये कामायनी की पंक्तियां हैं। ये किसकी पंक्तियां हैं? कामायनी की, जिसके रचनाकार जयशंकर प्रसाद जी हैं। कामायनी में 15 सर्ग हैं। कामायनी में कितने सर्ग हैं? 15 सर्ग हैं। अब यहां पर आपको ऑप्शन देख लेने चाहिए
क्या यहां पर कहीं पर डर की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। क्या यहां पर कहीं पर दुख की बात हो रही है? बिल्कुल नहीं। समरस थे जड़िया चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। क्या यहीं पर कहीं पर आपको प्रेम या कहीं पर आपको कोई गार्डन कोयल की कुहू, कुछ भी कहीं पर वसंत ऋतु फूल, कुछ भी इस प्रकार से दिख रहा है? इसका मतलब यहां पर साथी निर्वेद का स्थायी भाव है। यह कैसा स्थायी भाव है? निर्वेद का स्थायी भाव है। इन पंक्तियों में शांत रस है। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस है। ये सब प्रीवियस ईयर है, आए हुए अलग अलग एग्जाम में, हर एक एग्जाम से चुनकर उठाई गई। तो कृपया करके पूरे ध्यान से सोच समझकर उत्तर दें। नहीं आता ऑप्शन चेक करें, फिर भी नहीं आता तो रुक जाएं, गलत उत्तर ना दें, उतार लें अपनी कॉपी में और एक बार क्लास के बाद में सोने से पहले 5 मिनट रिवाइज कर लें। गलत तो नहीं कह रहा, जो चीज ना आए उसे उतारते जरूर चलना, क्योंकि किसी ने कहा है कि हौसला कर ही लिया है ऊंची उड़ान का, तो आज फिजूल है देखना कदासमान का। चौथे का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? बहुत सोच समझकर शब्दों पर गौर कीजिएगा। जो कहते हैं जो तनिक हवा से बाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था और राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। तो रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? क्या आपको कहीं पर इसमें क्रोध दिखाई दे रहा है? क्या आपको कहीं पर क्रोध दिखाई दे रहा है? क्या यहां पर साथी कहीं पर आपको हंसी आ रही है? क्या यहां पर कहीं पर आपको हंसी आ रही है? क्या यहां पर आपको विस्मय के भाव है? विस्मय के भाव है या आपके मन में उत्साह के भाव? देखिए युद्ध का मैदान है, रण की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? युद्ध के मैदान की बात हो रही है। यहां पर किसकी बात हो रही है? आप कहोगे भैया युद्ध के मैदान में, और चेतक की वीरता की बात हो रही है। किसकी? चेतक की वीरता, महाराणा प्रताप जी के घोड़े की वीरता की बात हो रही है। निराला शब्द से आपके मन में एक बार जरूर आया होगा कि सर हो सकता है अद्भुत रस हो। बात आपकी कोई गलत नहीं है, बन सकता है निराला कोई चीज अद्भुत, कोई विस्मय, परंतु साथी आप ओवरऑल सीन को अपने दिमाग में लो कि ओवरऑल जो सिचुएशन है उस स्थिति को समझो। युद्ध भूमि है, महाराणा प्रताप जी और अकबर की सेना मानसिंह के नेतृत्व में लड़ रही है और महाराणा प्रताप जी अपने चेतक घोड़े पर दुश्मन का संहार करते जा रहे हैं। तो उस समय जो चेतक था उसकी वीरता की बात हो रही है। युद्ध का मैदान है, वीरों की बात, वीरता की बात, आपके मन में उत्साह के भाव, यहां पर वीर रस की प्रधानता ज्यादा है। तो पांचवे का उत्तर क्या बनेगा? डी आपका बिल्कुल सही है। पांचवे का उत्तर क्या बनेगा? डी। इसलिए किसी भी रस छंद अलंकार को पहचानने के लिए उस पूरी परिस्थिति को भी कल्पना में ले लिया कीजिए, उत्तर देने में आसानी होगी, गलत नहीं आएंगे उत्तर। पांचवे का उत्तर डी। छठा, शून्य भीति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ये विनय पत्रिका की पंक्तियां हैं। केशव कहुना जाई का कहिए, विनय पत्रिका, ब्रज भाषा में विनय पत्रिका कवितावली दोहावली रची गई और गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसके रचनाकार हैं। ये विनय पत्रिका की ब्रज भाषा में रचित शून्य भीति पर चित्र, बिना दीवार, शून्य माने जो चीज ना हो, बिना दीवार चित्र, ठीक है भैया, तनु बिनु लिखा चितेरे, और बिना शरीर के रंग नहीं, तनु बिनु लिखा चितेरे, बिना रंग के चित्र, बिना रंग के चितेरा मतलब चित्रकार, बिना रंग के चित्र। एक चीज आपके दिमाग में आ रही है कि सर चित्र बनने के लिए तो कारण होना चाहिए था, कारण नहीं है, कारण यहां पर नहीं है परंतु कार्य है। अब याद करो क्या होता था? कारण नहीं होता था, कार्य होता था। आपको सब कुछ याद है अच्छे से, बहुत अच्छे से मैंने रस छंद अलंकार की थ्योरी कराई है। और 60,244 वैकेंसी है, 50 लाख 48 लाख में से याद रखिएगा 47,40,000 जो हैं वो क्वेश्चन करके जाएंगे। जिसने थ्योरी पर पूरा फोकस रखा है वो 60,244 में आएगा। गधे और घोड़ों की रेस में कभी भी ऐसा नहीं हुआ गधे जीते और घोड़े जीते, जिसने मेहनत की होगी, जिसने पढ़ाई को पढ़ाई समझा होगा। तो यहां पर कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है। कुछ ऐसा नहीं है बिन पद चले सुने बिनु काना, बिन कर कर्म करे विधि नाना, बिना हाथों के काम कर रहा है, बिना पैरों के चल रहा है, बिना कानों के सुन रहा है। विभावना अलंकार है बच्चा, जहां बिना कारण के कार्य विभावना, इसका उल्टा होता है विशेषोक्ति, कारण होता है कार्य नहीं होता। असंगति, अर्थ कहीं पर कार्य कहीं पर। मेरे बाबू ने खाना खाया, ले बाबू तुझे मैं तेरे बदले खाना खा लेता हूं, तुमने खाई चाउमीन, बेबी का पेट भर गया, असंगति अलंकार। तुमने हाथों में रचाई मेहंदी, मेरी आंखों में रची मेहंदी, हाथों की मेहंदी तेरी आंखों में कैसे रच गई? मेरे ससुरे कहते ईएनटी डॉक्टर था क्या? विरोधाभास, अपनी बात का उल्टा, ना खुदा मिला ना बिसाले सनम, न इधर के रहे ना उधर के रहे। मानवीकरण, जड़ मूर्छित चीजों में, निर्जीव चीजों में मानवीय भावनाएं। तो छठे का उत्तर क्या गया? बी आपका बिल्कुल सही है।
वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इन पंक्तियों में अलंकार बताइए ध्यान से। वन शारदी चंद्रिका चादर ओढ़े, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? ध्यान पूर्वक उत्तर देना। इस बार रस छंद अलंकार साहित्य है, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। और उसमें व्याकरण में आपका क्वेश्चन गलत होने नहीं देंगे। अगर तुम क्वेश्चन गलत कराए, टंपुओ ऑफलाइन पेपर है सामने, तो आ जाएंगी चारों शिफ्ट। तुम्हारी जो मजाई करूंगा, ऐसे तुम्हारे सारे दुख दर्द दूर कर दूंगा। अगर तुमने इस बार भयंकर सिलेक्शन नहीं दिए, तुम्हें कर दूंगा इस बार में बिना रंग के तुम्हारी चित्र सा बना दूंगा। वन शारदी चंद्रिका, चंद्रिका अर्थात चांद की रोशनी, चांद की चांदनी, चांद की चांदनी, ठीक है। और चादर रूपी चांदनी को सीधा चादर बता दिया। मतलब उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं रहा। उपमेय पर उपमान का निषेध रहित आरोप, सीधा बता दिया उसको, निषेध रहित आरोप। चंदा की चांदनी को, चांद की रोशनी को सीधा चादर। यहां पर सती रूपक अलंकार है, विशेषोक्ति कारण है कार्य नहीं, उत्प्रेक्षा कल्पना है संभावना, और उपमा सती तुलना। तो सातवें का उत्तर क्या जाता है? ए आपका बिल्कुल सही है। व्यर्थ ने कर अभिमान एक दिन मिट जाना है, राजा हो या रंक ना कोई बच पाना है। आया खाली हाथ, हाथ खाली जाएगा, तजाने जिसने लोभ सलिल वह पछताएगा। इन पंक्तियों में छंद का नाम बताइए, इन पंक्तियों में छंद का नाम बताइए। और छंद में मात्रा गिनना इस गुरुजी ने सिखाया था, जिसने ध्यान से सीखा होगा उसका ये गलत नहीं जाएगा। उल्लाला, उल्लाला अर्ध सम्मात्रिक होता है, 15 13 15 13 कुल 28 मात्रा। रोला आप जानते हैं सर सम्मात्रिक होता है, 24 24। हरि गीतिका 28 28 28 28, गीतिका 26 26 26 26। अब देख लेते हैं, आपको याद है व्यर्थ, ये सती संयुक्त है। मैंने आपको क्या बताया था कि जहां पर ये रे संयुक्त वगैरह आ जाए, उससे पहले वाले को डबल काउंट करते हैं। इसको 2, इसको कुछ काउंट नहीं किया, इसको 1, तो 2 और 1 3 मात्रा, 4 5 6 7 8 2 10 11। ये ए से डी 2 काउंट होगा, 1 1 1 1 1 2 2 2 11 13 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 11, यहां तक 11 हो गए। 2 और 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 2 9 2 11 2 13। 11 प्लस 13, 11 प्लस 13 कितनी होगी? 24 मात्रा। 11 13 पर यति, 11 13 पर क्या जाती यति, और कुल कितनी मात्रा है? 24। अगली में देख लेते हैं, 2 2 4 2 6 2 8, अनुस्वार को भी 2 गिनते हैं, 10 और 11। 1 2 2 4 5 6 7 2 9 2 11 और 2 13, इसमें भी 24 मात्रा। प्रत्येक पंक्ति में 24 24 मात्रा और 11 13 पर यति। इसका मतलब इसमें कौन सा छंद है? रोला छंद है। इसमें कौन सा छंद है? इसमें रोला छंद है। 8वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 8वें का उत्तर क्या जाता है? सती भी आपका बिल्कुल सही है। तो थ्योरी क्लास काम आई, ऐसे थोड़ा सा टफ सा आ गया तो वहां कम से कम उत्तर तो दे पाओ। 8वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार प्राप्त हुआ था? कौन सा पुरस्कार? याद रखिएगा कि यामा पुस्तक है, यामा के लिए इनको सन 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की प्राप्ति हुई। किसकी? ज्ञानपीठ अवार्ड की प्राप्ति हुई। ज्ञानपीठ निहार करके जो इनकी रचना है, नीरजा, निहार नीरजा, रश्मि और सांध्य गीत। निहार इनकी पहली रचना है, रश्मि और सांध्य गीत इन चारों से मिलकर बनी है यामा। नीरजा के लिए इनको शेक्सपियर पुरस्कार और इनको साथ ही पहला भारत भारती पुरस्कार भी मिला है। इनको पहला भारत भारती सम्मान भी मिला है। यह साहित्य वाली क्लास में पुरस्कार इत्यादि सब करा चुका हूं। महादेवी वर्मा फर्रुखाबाद में जन्म, चांद पत्रिका की संपादक। इनको आधुनिक मीरा भी कहा जाता है, इन्हें साथ ही आधुनिक मीरा भी कहा जाता है। 9वें का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। नीरजा के लिए शेक्सपियर पुरस्कार। प्रश्न संख्या 9 का भी, राखी बंद भाई इस कहानी के लेखक बताइए। राखी बंद भाई, परिंदे कहानी के लेखक बताइए। परिंदे के लेखक बताइए। उसने कहा था बताइए, उसने कहा था बताइए साथी। इंदुमती, इंदुमती के लेखक बताइए। इंदुमती हिंदी की पहली कहानी, हिंदी की पहली कहानी। पंच परमेश्वर के लेखक बताइए। पंच परमेश्वर के लेखक बताइए। ग्राम के पहले लेखक बताइए, मतलब ग्राम किसकी पहली कहानी थी? ग्राम किसकी पहली कहानी थी? परिंदे निर्मल वर्मा, लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में कहीं पर, एक्स्ट्रा जो बता रहा हूं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, उसने कहा था। इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी, इंदुमती किशोरी लाल गोस्वामी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद जी और ग्राम जयशंकर प्रसाद। राखी बंद भाई अच्छे से याद रखेगा, वृंदावन लाल वर्मा की है, जिनका मृगनेनी उपन्यास है, जिनका मृगनेनी उपन्यास है। 10वें का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। 10वें का उत्तर क्या चाहता है साथी? डी आपका बिल्कुल सही है। 11वां, हम कौन थे क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर
ये समस्याएं सभी इनकी भारत भारती रचना से प्रसन्न होकर, भारत भारती से प्रसन्न होकर गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। गांधी जी द्वारा राष्ट्रकवि की उपाधि, गांधी जी ने इन्हें राष्ट्रकवि की उपाधि दी। जयच जय द्रथवध, जयद्रथवध, रंग में भंग, रंग में भंग, अनघ चरणदास, तिलोत्तमा, ये इनके नाटक इत्यादि, ये सब किनकी रचनाएं हैं? मैथिली शरण गुप्त, यशोधरा साकेत के लिए इनको, ये इनके महाकाव्य हैं, यशोधरा साकेत। 11 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, मैथिली शरण गुप्त। रीति काल को कलाकाल किसने कहा है? रीति काल को कलाकाल किसने कहा है? रीति काल, देखिए याद रखिएगा, रीति काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, रीति काल रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा। रमा शंकर शुक्ल, शंकर रसाल ने कलाकाल कहा। त्रिलोचन जी ने अंधकार काल कहा है। त्रिलोचन जी ने क्या कहा है? सर त्रिलोचन जी ने अंधकार काल कहा है। जबकि मिश्र बंधुओं ने अलंकृत काल कहा है। मिश्र बंधुओं ने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने श्रृंगार काल कहा है। तो प्रश्न संख्या 12 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। जबकि जॉर्ज ग्रियर्सन ने रीति काव्य कहा है। 12 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। चाणक्य भारत का मेकियावेली था। यहां मेकियावेली किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? बहुत ही शानदार सा क्वेश्चन है, गलत मत करना। देखिए केवल आ जाए कि मेकियावेली इटली का निवासी था, अगर ऐसे आता मेकियावेली इटली का निवासी था, तब यहां पर उस विशेष मेकियावेली की बात कर रहे हैं जिसने द प्रिंस पुस्तक लिखी। यहां पर मेकियावेली व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। अब ये जो मेकियावेली शब्द है, इस मेकियावेली ने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी, राजनीति विज्ञान से संबंधित। किससे संबंधित? पॉलिटिकल साइंस, वॉर इत्यादि से संबंधित। तो हम इसे राजनीति विज्ञानी के तौर पर मानते हैं, राजनीति विज्ञानी के तौर पर प्रसिद्ध है। हम कहते हैं कि भाई जो मेकियावेली होगा या मेकियावेली के जैसा होगा, उसमें राजनीति विज्ञान से संबंधित गुण होंगे। तो हमने इसकी एक पहचान मेकियावेली शब्द को यहां पर एक ऐसा गुणी व्यक्ति या ऐसा व्यक्ति बताने के लिए मेकियावेली शब्द का इस्तेमाल किया जिसे राजनीति विज्ञान की समझ है, जिसे राजनीति विज्ञान की समझ है। अब ये जो जिसके अंदर गुण हैं, ये ऐसे अनेक व्यक्ति हो सकते हैं जिनके अंदर राजनीति विज्ञान के गुण हैं। प्रश्न का मर्म समझिएगा ध्यान से। अगर कहूं मेकियावेली इटली का निवासी था, ये यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है, एक विशेष व्यक्ति के बारे में बात हो रही है। जब मैं कह रहा हूं चाणक्य भारत का मेकियावेली था, तो हम यहां पर मेकियावेली शब्द से ऐसे गुणी व्यक्ति की बात कर रहे हैं जिसको राजनीति विज्ञान की समझ हो। और यहां जो मेकियावेली शब्द है, ये अनेक की बात कर रहा है। जैसे देश को गद्दार, जैसे देश को विभीषणों से खतरा है, तो विभीषण शब्द जो है यहां पर मेरे दोस्त अनेक के बारे में, ऐसे लोग जो मतलब घर का भेद देते हैं, उनके बारे में सूचना देता है, अनेक के बारे में। तो याद रखेगा साथी, यहां पर मेकियावेली शब्द का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के तौर पर हुआ है। 13 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। यह पॉइंट ध्यान से समझ में आया। चाणक्य भारत का मेकियावेली था, मेकियावेली शब्द यहां पर जातिवाचक संज्ञा के तौर पर प्रयुक्त हुआ है। इसको यह भी कह सकते हो व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक के तौर पर। 13 का उत्तर भी। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नर जाति से संबंधित शब्द बताइए। थोड़ा सा तेजी से उत्तर देना, थोड़ा सा तेजी से उत्तर दीजिएगा साथियों। कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से फिर कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा फैलाना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश से यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में सही, तेरे सीने में सही, लगी आग कहीं भी ये आग लगनी चाहिए। हम सब की मिलकर कोशिश है यह सूरत बदलनी चाहिए। दया आ गई, जलन हो रही है, राख उठ गई, उड़ गई, स्पर्श हुआ, स्पर्श हुआ, यह नर जाति का शब्द है। 14 का उत्तर डी। मन गढ़ंत में लिंग बताइए। मन गढ़ंत शब्द में लिंग बताइए सभी साथी। एक बार जितने आप सभी देख रहे हैं, जिसने एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना, जिससे कि वीडियो मिस ना हो। और सभी साथी एक बार मिलकर शेयर जरूर करना। मन गढ़ंत, ये साथी यहां पर दोनों तरीके से आप इसे पुल्लिंग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, मन गढ़ंत विचार, स्त्रीलिंग के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हो, मन गढ़ंत बात। स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के साथ यह शब्द उभयलिंग है। 15 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। बिंदु शब्द का बहुवचन बताइए। बिंदु शब्द का बहुवचन, जैसे साथी याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होगा, चाकू शब्द का बहुवचन चाकू ही होगा। इसी प्रकार प्रेम, प्रेम एक वचन ही रहेगा, पानी पानी ही रहेगा। इसी प्रकार साथी जो बिंदु शब्द है, यह बिंदु ही रहेगा, यह बहुवचन में भी क्या रहेगा? बिंदु ही रहेगा।
छोटी ऊ की मात्रा 16 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। के लिए किस कारक का परसर्ग है? परसर्ग कहीं लिखा जाए तो परेशान मत होना, असल में वो आपसे कारक चिन्ह पूछ रहा है। ये किस कारक का चिन्ह है? के लिए किस कारक का चिन्ह है? को के लिए जहां क्रिया अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न हो या किसी और को कुछ दिया जाए, किसी को कुछ दिया जाए। तो हमेशा याद रखिएगा को के लिए ये संप्रदान कारक के होते, अपादान से ये अलग होने की बात, कहीं पर किसी से तुलना की बात, कहीं पर भय, कहीं से दूर होने की बात, संबंध का की के रारी रे का की के इत्यादि। और अधिकरण में क्या जाता है? में पर 17 का उत्तर आपका बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से साथियों कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? संज्ञा के स्थान पर किसके, वो भी पूर्ववर्ती संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन विकारी शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिनका शाब्दिक अर्थ सबका नाम है, उन्हें सर्वनाम कहते। सर्वनाम के 6 भेद होते और सर्वनाम शब्दों की संख्या 11 होती है। पुरुषवाचक सर्वनाम निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक, गुणवाचक नहीं होता। तो बी वाला ये सर्वनाम का भेद नहीं है। 18 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 19 बगीचे में सुंदर फूल हैं, इसमें विशेष से बताइए। यदि आपको विशेषण विशेष्य की परिभाषा आती होगी, ये क्वेश्चन आपके गलत नहीं हो सकते। अब देखो विशेष से क्या होते हैं और विशेषण क्या होता है। तब कहोगे सर विशेषण क्या है? विशेषण संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं और विशेष से होते वो संज्ञा या सर्वनाम खुद जिनकी विशेषता बताई जाती है। अब फूल, फूल यह संज्ञा है, फूलों की खासियत क्या है? फूल सुंदर है। तो संज्ञा सर्वनाम को क्या कहते हैं? विशेष है। इसमें विशेष से क्या है? सर फूल। 19 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 19 का उत्तर सी। 4 एकड़ शब्द में विशेषण बताइए। 4 एकड़ शब्द में कौन सा विशेषण है? जैसे मैंने कहा 4 एकड़ जमीन। अब जमीन यहां पर साथी विशेष है। इस जमीन की विशेषता क्या है? यहां जमीन की मात्रा की बात हो रही है। निश्चित मात्रा 4 एकड़, आप इसे साथी निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। आप इसे क्या कहेंगे? क्योंकि जमीन को गिन नहीं सकते, जमीन को मापा जाता है, निश्चित परिमाप की बात हो रही है, यह परिमाणवाचक है। 20 का उत्तर डी। यौगिक क्रिया की पहचान कीजिए। आपको एक चीज अच्छे से पता है कि जैसे चल पड़ा, दो या दो से अधिक धातु शब्दों को मिलकर एक आपने क्रिया बनाई और दोनों स्वतंत्र नहीं होते, यह संयुक्त क्रिया है। जबकि दो स्वतंत्र क्रिया का उपयोग करके आपने जैसे आना जाना, मेरा दिल्ली आना जाना लगा रहता है, क्या आपका खाना पीना हो गया? दो क्रिया शब्दों को दोनों का स्वतंत्र अस्तित्व भी है, तो ऐसे में याद रखिएगा ये यौगिक क्रिया कहलाती है। ये क्या कहलाती है? यौगिक क्रिया कहलाती है। 21 का उत्तर भी। राजू रामचरितमानस पढ़ने लगा, इस वाक्य में क्रिया पढ़ने लगा, यह संयुक्त क्रिया का आपसे भेद पूछा है। यहां पर सोचो संयुक्त क्रिया का कौन सा भेद है? रामचरितमानस पढ़ने लगा, ये दो शब्द मिलकर एक क्रिया, संयुक्त रूप से एक क्रिया के बारे में बता रहे, संयुक्त रूप से एक क्रिया के बारे में। और यहां पर किसके कि कार्य के आरंभ होने की सूचना। तो आप क्या कहोगे? सर इसमें आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। इसमें कौन सी क्रिया है? सर इसमें आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया है। प्रश्न संख्या 22 का उत्तर क्या जाएगा? बी आपका बिल्कुल सही है, आरंभ बोधक संयुक्त क्रिया। 22 का उत्तर क्या है? बी आपका बिल्कुल सही है। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, वाच्य बताइए। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, इस वाक्य में कौन सा वाच्य होगा? इसमें सती वाच्य बताइए। रोहन ने दिनेश को डंडे से मारा, रोहन ने उसकी धुलाई किससे की? तब कहोगे सर इसकी जो धुलाई की है वो सर डंडे से की है, रोहन ने दिनेश को। तब कहोगे कार्य किसने किया? सर रोहन ने किया। कर्ता, यहां पर किसकी बात हो रही है? कर्ता प्रधान है। 23 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है, कृतवाच्य। मोहन नित्य स्कूल जाया करता है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। मोहन नित्य स्कूल जाया करता है, इस वाक्य में आपको किस प्रकार की क्रिया, इसमें किस प्रकार की क्रिया? क्या यहां पर किसी निश्चय, नित्यता, शक्तिबोधक, या जो कार्य रोज होता है, जो कार्य रोजाना होता है, जो कार्य रोजाना होता है, जाया करता है, वह पढ़ा करता है, खाया करता है। यहां पर साथी ये अभ्यास बोधक की बात हो रही है, नित्यता बोधक नहीं है।
नित्य शब्द को सुनकर नित्यता मत बता देना। यहां पर किसी कार्य के बार बार होने की सूचना मिल रही है, जाया करता है, खाया करता है, इस प्रकार के वाक्यों में अभ्यास बोधक 24 का उत्तर ही आपका बिल्कुल सही है। शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। यह कार्य क्या करते हैं? व्यायाम। यह क्रिया है। इस क्रिया की विशेषता क्या है? वो रोजाना। आपसे क्रिया विशेषण का भेद पूछा है। क्रिया विशेषण अव्यय के कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। इनमें से बताइए, शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। शर्मा जी रोज व्यायाम करते हैं। सभी लोग उत्तर दीजिए। अब रोज शब्द आपको क्या किसी तरीके के बारे में बताता है, या मात्रा के बारे में बताता है, या स्थान के बारे में बताता है, या समय के बारे में? तो आप कहोगे सर रोज शब्द जो है यह समय के बारे में सूचना दे रहा है, कोई कार्य डेली हो रहा है, हर दिन। तो आप कहोगे सर यह कालवाचक क्रिया विशेषण है। 25 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 25 का उत्तर भी। उसने कक्षा कार्य किया हो, काल की पहचान करें। इस वाक्य में काल, काल क्रिया का विकारी रूप, जिससे क्रिया के निष्पादित होने के समय, क्रिया के निष्पादित होने के समय और क्रिया की पूर्णता का बोध होता है। काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। और याद रखिएगा, भूतकाल के 6 भेद, वर्तमान काल के 5 भेद, भविष्यत काल के 3 भेद। उसने कक्षा कार्य किया हो, मैंने कहा हो माने होप, होप माने आशा, आशा माने संभावना, और संभावना हमेशा वर्तमान में, संभाव्य वर्तमान काल है। 26 का उत्तर सी आपका। इन पंक्तियों में इस वाक्य में कौन सा काल है? संभाव्य वर्तमान काल है। 26 का उत्तर सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है? देखो साथी, 37 क्वेश्चन हिंदी में, हिंदी के आएंगे, एक क्वेश्चन जीके में आएगा। कुछ भी करके 10 से 11 मिनट मत लगाना, और कहो तो 7 से 8 मिनट में इसको कंप्लीट कर देना, जितना ज्यादा समय बचा पाओ। हिंदी और जीके आपको 20 से 22 मिनट में निपटानी है, मतलब 7 से 8 मिनट हिंदी में और 12 से 13 मिनट ये आपको किस में चाहिए? जीके में। 20-22 मिनट में हिंदी जीके खत्म करना है, और जिससे कि आप अगले 20 से 25 मिनट में 15, 16, 17 ये मैथ्स कर पाओ। और कम से कम अगर ये होगी 25 और 15, 40, चलो 45, अगले 45 मिनट में आप अपने 40-45 रीजनिंग कर पाओ, तो हो गए 90 मिनट। 30 मिनट गोले भरने के। मात्र 2 घंटे का पेपर है। अगर आपके पास प्रैक्टिस सेट नहीं आपने लगाई, आप पेपर में इतना नुकसान उठाओगे। जो प्रैक्टिस सेट लगा के जाएगा मॉडल पेपर ऐसा लगेगा जैसे 11वां सेट लगा रहा हूं। लगभग सबके यहां से पहुंच गए। कैंसिल कोई मत करना, डिलीवरी को वापस कोई मत करना, क्योंकि बहुत मेहनत से मैंने भेजे। आपके पास आराम से 10 दिन का मौका मिलेगा लगाने का। और जो अभी लेना चाहता है, एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन ऑर्डर कर दीजिए, आपके अगले 48 से 72 घंटे में पहुंच जाएंगे। भूतकाल का उदाहरण, शराब पी खा रहे थे, यह अपूर्ण भूत है। यह क्या है? अपूर्ण भूत। शराब पिए सामान्य भूत, यह सामान्य भूत है। याद रखिएगा, राजू गाना गा चुका था, यह साथी पूर्ण भूतकाल है। 27 का सी। कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? इनमें से एक वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है। मिश्र वाक्य की पहचान आप जानते हो कि जो सो, जैसा वैसा, जब तब इत्यादि, ये सब मिश्र वाक्य होते हैं। देख लेते हैं। यह वही भारत है जिसे पहले सोने की चिड़िया, इसका मतलब क्या है? यह मिश्र वाक्य। अमित ने वह गाड़ी खरीदी जो उसके भाई की थी, मिश्र वाक्य। मैं जानता हूं कि तुम वहां गए थे, यह भी मिश्र वाक्य। वह शिमला गया और रोहन से मिला, यह सती संयुक्त वाक्य, यह मिश्र वाक्य नहीं है। यही पूछा था। 28 का सी। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तुरंत देखते ही उत्तर दे दीजिए। यह बिल्कुल पेपर के जैसा है, जैसे सेम टू सेम पेपर होता है। 50 क्वेश्चन वैसे ही, और जो प्रैक्टिस सेट का कंटेंट है सॉलिड कंटेंट है। 2-4 क्वेश्चनों में दिक्कत हो सकती है, मुख्य पेपर में भी आपको दिक्कत मिलेगी, आंसर की में बिल्कुल वही फीलिंग। ऐसा मैं सोचे ना, जो पेपर आता है उसमें सब कुछ सही होता है, 10% गलतियां 100% होती हैं। नूपुर की ध्वनि मनमोहक है, वह अनेकों मामलों में गवाह था। आपकी मने कामना पूरी हो, इसका मतलब मनोकामना शब्द गलत होता है। मनीषीगण, मेरी बात पर ध्यान दें, क्योंकि आप किसी को संबोधित कर रहे हो। बी वाला शुद्ध है। अनेकों कोई शब्द नहीं होता, अनेक शब्द होता है। 29 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। तो बुरी तरह पछताना, इस अर्थ की जगह मुहावरा बताइए। बुरी तरह पछताना अर्थ देने वाला मुहावरा बताइए। इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह पछताना? अंगारों पर लौटोगे, कष्ट सहोगे, 8-8 आंसू रोगे, अंचरा पसारोगे, कुएं में गिरोगे। जब 8-8 आंसू रोगे, इसका मतलब बुरी तरह पछताओगे। 30 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से एक कहावत है, बाकी मुहावरे। एक कहावत अथवा लोकोक्ति है, ध्यान से। अंगूठा दिखाना, इंकार करना, अंधा होना, मूर्ख होना, आंख के अंधे, गुण के विपरीत, इधर उधर की हाँकना। तो आंख के अंधे
नाम नैन सुख, यह लोकोक्ति अथवा कहावत है। 31 का सी। 32, पार्थिव शब्द का एक अर्थ बताइए। एक शब्द के लिए अनेक शब्द बताइए। पार्थिव शब्द का अर्थ क्या हो जाता है साथी? तो एक शब्द से अनेक शब्द। तो ये जो शब्द बना है, ये बना है पृथ्वी प्लस एक। ये जो री से ऋषि है, इसकी आ की मात्रा होगी पार्थिव। पार्थिव, तो पृथ्वी से संबंधित क्या बन गया? पृथ्वी से संबंधित पार्थिव। तो जिसका संबंध पृथ्वी से हो, यह साथी पार्थिव होता है। जैसे कहते हैं पार्थिव शरीर। 32 का उत्तर डी आपका बिल्कुल सही है। जिसे किसी से लगाव ना हो, इसके लिए एक शब्द बताइए। जिसे किसी से लगाव ना हो। संपूर्ण सिलेबस कवर होता है इस क्लास से, पूरा रिवीजन हो जाता है। बस आपको ध्यानपूर्वक सोच समझकर उत्तर देने की आवश्यकता पड़ती है। बहुत बढ़िया। कि राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहां तक जाएगा। रे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहां तक जाएगा। नश्वर, जो नष्ट हो जाए। लिप्सु, निर्लिप्त, अलगाववादी, जो किसी में लिप्त नहीं है, किसी से लगाव ना हो, निर्लिप्त। 33 का सी। उच्छ्वास शब्द में उपसर्ग बताइए। बाहर की ओर ली गई सांस, छोड़ी गई सांस, उच्छ्वास, इसमें उपसर्ग। आप जानते उपसर्ग हमेशा मूल शब्द के पूर्व में लगते हैं, पहले लगते हैं, प्रारंभ में लगते हैं। पहले कह दो, पूर्व में कह दो, प्रारंभ में कह दो। और ये क्या होते हैं सर? ये शब्दांश होते हैं। क्या होते हैं? शब्दांश। तो उत प्लस श्वास, तय के बाद में यदि साथी शे आ जाता है तो तय के स्थान पर शे, और ये आधा तो आधा। उच्छ्वास, व्यंजन संधि, सी आपका बिल्कुल सही है, व्यंजन संधि। कौन सा चितेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है? चितेरा में कौन सा? चितेरा शब्द में साथी कौन सा प्रत्यय है? इनमें प्रत्यय क्या होते हैं? मूल शब्द के जो पश्चात लगाए जाते हैं, ये भी शब्दांश होते हैं। ये भी दो प्रकार के होते हैं, कृत और तद्वित। कृत प्रत्यय जो होते हैं ये हमेशा धातु के पीछे लगाए जाते हैं। तद्वित संज्ञा सर्वनाम के। एक शब्द होता है चित्र, चित्र एरा, चितेरा, ऐसे डी की मात्रा, चितेरा। 35 का उत्तर है आपका बिल्कुल सही है। काकल्य वर्ण कौन सा है? इसे काकल्य वर्ण कहते हैं। इसे काकल्य, कंठ से थोड़ा नीचे से इसका उच्चारण होता है। इसका उच्चारण कंठ से थोड़ा नीचे। यह साथी महाप्राण है, वायु की मात्रा के आधार पर, और यह सघोष या घोष होता है नाद के आधार पर। इनमें से काकल्य वर्ण या यह साथी तालु से उच्चरित होता है, तालव्य है। अर्ध स्वर भी इसको कह देते हैं, अर्ध स्वर अंतस्थ से। यह साथी दंते हो जाता है, इसको दंते या वर्त से कह देते हैं, दंते या वर्त से कह देते हैं। याद रखिएगा, है से हलकारा यह काकल्य वर्ण होता है। है से हलकारा काकल्य। शय शतकोण का उच्चारण स्थान बताइए। शय शतकोण का उच्चारण स्थान बताइए। आप सभी जानते कै खे, गे घेणे, चे छे, जय झेने। इसी प्रकार टे, ठे, ढे, ढे, अड़े और शय शतकोण। यह साथी हो जाता है आपका मूर्धा, यह हो जाता है तालु, यह हो जाता है कंठ। तो केटीएम 2 याद रखिएगा, इसका उच्चारण कहां से होता है? मूर्धा से होता है। 37 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। 37 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। मनोविकार में संधि, संधि विच्छेद बताइए। मनोविकार शब्द में संधि, और आपको संधि विच्छेद बताना है कि मनोविकार में कौन सी संधि होगी और इसका संधि विच्छेद क्या है। अच्छे से याद रखिएगा, मन प्लस विकार, विसर्ग से पहले क्या गया? ए आ की मात्रा, विसर्ग के बाद में सघोष। तो हमेशा याद रखिएगा, विसर्ग ओ से ओखली बदल जाएगा। जैसे मने प्लस हर मनोहर, मने प्लस विकार मनोविकार। यहां पर विसर्ग संधि है। 38 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। 38 का उत्तर भी आपका बिल्कुल सही है। उल्लंघन में संधि बताइए। उल्लंघन शब्द में संधि और संधि का भेद बताइए। उल्लंघन शब्द में संधि और संधि का भेद बताइए। जैसे साथी उत प्लस लेख शब्द होता है, यह क्या बनता है? उल्लेख बन जाता है। इसी प्रकार अच्छे से याद रखेगा, उत प्लस लंघन, ते के बाद में ला आ गया तो ते भी किस में बदल जाता है? आधी ले में बदल जाता है। व्यंजन संधि है उल्लंघन। 39 का भी आपका बिल्कुल सही है। 39 का क्या जाता है? भी आपका बिल्कुल सही है। 40 परमाणु शब्द में समास। समास मतलब संक्षिप्त। परमाणु शब्द में समास बताइए। परमाणु शब्द में समास का भेद बताइए साथी। परमाणु शब्द में समास का भेद। जिसने एग्जाम्पल को सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लेना। आज प्रीति मैम की रीजनिंग की क्लास आपको पसंद आई थी? किस किसने ली थी? यस करके बता दीजिए पसंद आई हो तो। ऐसी एक और मैराथन क्लास बता दूं मजेदार, जैसी रीजनिंग 5-6 टॉपिक टफ वाले,
जो तुम बहुत कम करके जाते हो, छोड़ के जाते हो। आज कॉन्फिडेंस बना होगा। मैम ने टेलीग्राम पे 182 क्वेश्चंस का पीडीएफ भी दिया है, उसको रिवाइज कर लेना, और रिवाइज करोगे और कॉन्फिडेंस आएगा। ऐसी एक मैथ की क्लास बता रहा हूं साथी, कल रात 7 बजे, कल शाम 7 बजे, जो अपने विपुल सर हैं, कल शाम 7 बजे मैथ्स की मैराथन लेकर आ रहे। जबरदस्त टॉपिक, जबरदस्त कंटेंट। इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार रिवाइज करके पेपर में जाओ। डिजिट इधर उधर हो सकती है, कॉन्सेप्ट नहीं। तो एक बार सब लोग लिख दीजिए जरूर आएंगे सर, एक बार लिख दीजिए जरूर आएंगे। जैसे प्रीति मैम की क्लास आपको पसंद आई, वैसे ही मैथ की क्लास पसंद आएगी, पहली बात। दूसरी बात, आज रात 10 बजे मोहित सर भी अपनी हिंदी की एक मैराथन ला रहे। आज रात 10 बजे, 9 से 10 यूपीजी के, 10 बजे हिंदी की मैराथन। मेरी जो 12 घंटे वाली आएगी वो 11 तारीख को आएगी। कल सुबह 7 बजे से जीके की हुंकार है, 11-12 घंटे संपूर्ण जीके में, और 2-3 टीचर और, क्योंकि मेरी थोड़ी तबीयत भी ऐसी है। तो कल वो, अब आपको रिचार्ज कराना है फोन में 8-10 दिन 12 दिन, और मेहनत से पीछे नहीं हटना। अंगद की तरह पैर जमा दो। जी सर, सब पूछो। परम अणु याद रखेगा साथी, यहां पर कौन सा है? यह कर्मधारय समास। यहां के अणु की विशेषता क्या है? परम। 40 का उत्तर सी। 41, अष्टाध्यायी में समास बताइए, अष्टाध्यायी में समास बताइए, अष्टाध्यायी शब्द में समास। और कितनी खुशी की बात है, रेलवे की वैकेंसी भी आ गई है। अभी कर रहे हो कांस्टेबल की, तुरंत एनटीपीसी 6 महीने की तैयारी पर लग जाना। यह क्रम टूटना नहीं चाहिए जो तुम्हें आदत पड़ी है पढ़ने की। जीके मैथ रीजनिंग तो सेम ही है, जीके थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अभी 850 पर बताऊंगा कौन कौन सी वैकेंसी कैसे। अष्टाध्यायी में यहां पर द्विगु आप कहोगे सर, बहुब्रीहि भी तो हो सकता है। अगर बहुब्रीहि द्विगु दोनों आए, और ये ना हो कि पाणिनि वाले अष्टाध्यायी, तो साथी 8 अध्यायों का समूह, किताब वगैरह की बात नहीं हो रही, यहां पे आप द्विगु को रखना। 41 का भी, फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। यह टॉपिक आपका कमजोर है, इस पर आपको ध्यान देना है। फल शब्द का अनेकार्थी नहीं है। फल का अर्थ परिणाम भी होता है, रिजल्ट, मेवा भी होता है, लाभ भी होता है, अर्क नहीं होता। अर्क का अर्थ सूर्य भी होता है, अर्क का अर्थ रस भी होता है। 42 का डी, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। कौन सा शब्द संस्कृत से जो कहते हो? इनमें से भ्रातृ जाया, जिसको तद्भव में भौजाई कहते हैं। 43 का सी आपका बिल्कुल सही है। अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए, अज्ञान का तद्भव शब्द चुनिए। सभी साथी, अज्ञान का तद्भव शब्द अजान कहते हैं। क्या कहते हैं साथी? अजान कहते हैं। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी, शुद्ध वर्तनी बताइए। 36 को शुद्ध वर्तनी हिंदी में लिखिए। जो एक संख्या होती है 36, इसकी शुद्ध वर्तनी। मैंने कहा जब तक आपका उच्चारण अशुद्ध है, आपकी वर्तनी भी अशुद्ध रहेंगी। 36, 6 और 30, 45 का डी, 46, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, बताइए कौन सी? एक शब्द की वर्तनी पूरी तरह से अशुद्ध है, एक शब्द की वर्तनी पूरी तरीके से। अभी आरपीएफ कांस्टेबल इत्यादि से संबंधित एक इवेंट है 850 पर, सर कौशल्या, मेघनाथ, राहुल सांकृत्यायन, यहां पर मैथिली शरणगुप्त होना चाहिए था, यह गलत है। संस्कृति शब्द का विलोम बताइए, संस्कृति शब्द का विलोम। जैसे संश्लेषण का होता है विश्लेषण, संश्लेषण का विलोम विश्लेषण। संस्कृति शब्द का विलोम 47 का बताइए साथी, प्रश्न संख्या 47 याद रखिएगा, विकृति। संस्कृति का क्या होता है? विकृति। 47 का सी। अत्यधिक शब्द का विलोम बताइए, अत्यधिक शब्द का विलोम क्या होता है? देखिए यदि अधिक होता तो इसका विलोम हो जाता है अल्प या न्यून, इसका विलोम क्या हो जाता है? अल्प या न्यून। इसी प्रकार अत्यधिक है, अति अधिक, तो अति प्लस अल्प, इसमें भी साथी यण संधि हो जाएगी, शब्द बन जाएगा अत्यल्प। अत्यल्प, तो अत्यधिक का विलोम शब्द क्या बन जाता है? अत्यल्प बन जाता है। 48 का ए आपका बिल्कुल सही है, 48 का साथी ए आपका बिल्कुल सही है। दुर्गा के पर्यायवाची बताइए, दुर्गा के पर्यायवाची बताइए, दुर्गा के पर्यायवाची। चाहो तो आप ऑप्शन हटा के बता सकते हो, चाहो तो ऑप्शन कुमारी भी कहते, शिवा भी कहते, चंडिका भी कहते, मीनाक्षी कामाक्षी के नाम से भी जानते, मीनाक्षी, कामाक्षी, दुर्गा, दुर्गा, चंडिका, चंडिका, कुमारी, कुमारी, धात्री भी कह देते, धात्री भी कह देते। ये सारे के सारे माता दुर्गा के पर्यायवाची हैं। भारती माता सरस्वती का पर्यायवाची, भारती माता सरस्वती। कमला माता लक्ष्मी का पर्यायवाची। ज्योत्सना, कुमुदनी, ये चांदनी के पर्यायवाची। याद रखिएगा दुर्गा का पर्यायवाची क्या है? भगवती। भगवती, कुमारी, शिवा, मीनाक्षी, कामाक्षी, दुर्गा, चंडिका, सिंहवाहिनी, धात्री, ये सब दुर्गा के पर्यायवाची है। 49 का उत्तर सी आपका बिल्कुल सही है। मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, ये किसके पर्यायवाची है? मार्तंड, अर्क, अंशुमाली, ये किसके पर्यायवाची है? ये सूर्य के पर्यायवाची होते हैं।
स्कोर जरूर बताइएगा कि आज आपका 50 में से स्कोर कितना है।